ओके, चलो आज का हम टॉपिक देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसे शॉर्ट में बोलते हैं आईटीसी। बहुत पॉपुलर है ये, वैट में भी पॉपुलर था, जीएसटी में भी। एक्चुअली पूरे इनडायरेक्ट टैक्स की थीम ही आईटीसी पे। और मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको गवर्नमेंट रोकना चाहती है, जो सबसे खतरनाक एरिया है टैक्स को बचाने का, छुपाने का, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट किस चीज़ में मिलेगा और किस चीज़ का इनपुट टैक्स नहीं मिलता। अब बोलोगे आप इनपुट क्या है? जैसे मैंने बेसिक क्लास में बताया कि हमें जो टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, वो पे करना पड़ता है आउटवर्ड माइनस इनवर्ड। मतलब मैंने जो सेल सर्विस दी उस पर मैंने जो टैक्स लगाया, माइनस जो मैंने परचेज़ किया था उस पर जो जीएसटी लगा था, दोनों का जो नेट है, अगर वो पेबल बनता है, मतलब मैंने ज़्यादा टैक्स चार्ज कर लिया तो मुझे जीएसटी देना है, वरना नहीं देना। तो ये जो माइनस आपने कर लिया, कौन सा, जो आप पे लगा था, इसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब आप पे जो टैक्स लगा है उस पर आपको इनपुट मिलेगा। ठीक है, अब छोटी मोटी डेफिनेशन पहले देखते हैं, फिर इस चैप्टर को पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो इनपुट क्या है जी? अब सुनो, अब जो आप सर्विस लोगे वो आपको दोनों प्रकार के गुड्स में लगी होगी। जैसे मान लो मैं ट्यूटर हूँ, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए क्या खरीदता हूँ? मैं आपको पढ़ाने के लिए मार्कर खरीदता हूँ, वाइट बोर्ड खरीदता हूँ, कंप्यूटर खरीदता हूँ, प्रोजेक्टर खरीदता हूँ। तो उनकी खरीदने पे मुझे जीएसटी लगा होगा। तो ये मेरा क्या बना? इनपुट। इनपुट का मतलब जिस चीज़ का मैं परचेज़ करता हूँ और वो मेरे लिए इनपुट है, इनपुट के बिना मैं काम नहीं कर सकता। हालांकि आगे आएगा कैपिटल गुड्स, अभी मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। कैपिटल गुड्स का मतलब है असेट्स। असेट्स को परचेज़ किया, उस पर जीएसटी लगा। अब आपको मैं जब कोई सर्विस दूंगा तो उसका माइनस करवा लूँगा। तो अभी इतना डीपली नहीं जाते हैं, पहले समझो इनपुट क्या है। इनपुट मीन्स एनी गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। आगे ना देखो, कैपिटल गुड्स की बात नहीं करना, एसेट्स की बात नहीं, जो आपका नॉर्मल इनपुट है। जैसे मार्कर मेरा इनपुट है, बिना मार्कर के मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना। यूज्ड और इंटेंटेड टू बी यूज्ड बाय सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिसको मुझे बिजनेस करने में हेल्प मिलेगी, जिसके बिना मैं बिजनेस नहीं कर सकता। इनपुट सर्विस क्या है? रिवर्स, ऐसी सर्विस जो मैंने ली है ताकि मैं आपको पढ़ा पाऊँ। मैंने ऑनलाइन पहले कुछ कोर्सेज सीखे हैं, फिर मैं आपको कोर्सेज करा पा रहा हूँ, तो वो क्लास जो मैंने ली थी उस पर टैक्स पे किया था, वो मेरी इनपुट सर्विस है। अब यहाँ पे दो वर्ड आ गए, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड टैक्स। इनवर्ड सप्लाई क्या है? इनवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू अ पर्सन शैल मीन रिसिप्ट ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस और बोथ, वेदर बाय परचेज, एक्विजिशन और एनी अदर मीन्स, विद और विदाउट कंसिडरेशन। ये क्या है जी? इनवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू अ पर्सन शैल मीन रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, वेदर बाय परचेज, एक्विजिशन ऑफ एनी अदर मीन्स, बाय, विदाउट कंसिडरेशन। अब यहाँ पे कंबाइंड ही कर दिया। इनपुट आउटपुट, इनपुट सर्विस को दोनों को जोड़ दोगे तो जो मैंने गुड्स एंड सर्विस ली है, जो टैक्स लगा है, उसे बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड सप्लाई क्या होगी? पहले ये देखो, आउटवर्ड सप्लाई क्या होगी? आउटवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, वेदर बाय सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विस। इनपुट सर्विस, इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, ये सारी बहुत छोटी छोटी टर्म्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आउटवर्ड सप्लाई समझा दिया मैंने, जब हम किसी दूसरे पर्सन को गुड्स या सर्विस, चाहे सेल या ट्रांसफ़र या बार्टर के थ्रू या एक्सचेंज या लाइसेंस के थ्रू या रेंटल या लीज या डिस्पोज ऑफ करेंगे अपनी किसी भी आइडेंटिटी को, तो उसे हम आउटवर्ड सप्लाई ही मानेंगे। ठीक है। और जो इस पर टैक्स लगाएंगे वो आउटपुट टैक्स है। गवर्नमेंट कौन सा टैक्स जाएगा बताओ? मैंने बताया गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा आउटपुट माइनस इनपुट। अच्छा, ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया डिस्कस करने के लिए। बट हाँ, ये है कि अभी हमारे पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट डिटेल से नहीं है, सिर्फ मीनिंग दी गई है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? एक तरीके से ठेका आप कह सकते हो, तो हिंदी में बोलते हैं ठेका लिया हुआ किसी काम का, तो इसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे जॉब वर्क। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ध्यान से देखो। जॉब कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, ऑल्टरेशन, कमीशनिंग और एनी मूवल प्रॉपर्टी of any movable property wherein transfer of property in goods, whether as goods or in some other form is involved in the execution of such contract। किसी भी इमूवल प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का, जो यहाँ लिखा हुआ है उसी प्रकार का काम अगर करते हैं तो उसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और वैसे भी ये काम करवाए जाते हैं,
इसलिए इनका नाम है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। बिल्डिंग पे किसी भी चीज़ को बनाना, रिपेयर करना, उसका मॉडिफिकेशन करना, उसका इंस्टॉल करना, फिट करना, मॉडिफाई करना, रिपेयर करना, इन सब चीज़ों को जो हम करवाते हैं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, उसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या हम किसी का काम करते हैं उसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कैपिटल गुड्स सिंपल असेट्स, असेट्स को यहाँ पे अकाउंट्स में असेट्स बोलते हैं, जीएसटी में कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कैपिटल गुड्स मींस द वैल्यू विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसे अकाउंट्स में आपने कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज का मतलब जिसे असेट ट्रीट कर दिया उसे यहाँ पे कैपिटल गुड्स बोलते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड विच आर यूज और इंटेंटेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ, और कैपिटल गुड्स भी हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसको हम फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। अब आता है हमारे पास रूल आईटीसी को लेकर के कि किसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा। अच्छा, तो पहले लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप देख लेना क्या है, मैं सीधा समझा रहा हूँ। पहला है इन एलिजिबल इनपुट टैक्स, मतलब किस किस का इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में नहीं मिलेगा, मतलब हम पे टैक्स लग गया लेकिन हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, मतलब हम आउटपुट सप्लाई से माइनस नहीं कर पाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, फिर मैंने बताया दूसरा क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द केसेस वेयर आईटीसी इज अनअवेलेबल, क्वेश्चन ही आ गया, वो केसेस बताओ जहाँ पे आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट नहीं मिलेगा। तो पहला केस कौन सा है, ऑन इनवर्ड सप्लाईज यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। अब आप खुद बताओ, आपने कोई चीज़ खरीदी जिसको आप बिजनेस में यूज़ ही नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसा समझ लो मैंने फ्रिज ख़रीदा और फ्रिज मेरे घर पे यूज़ हो रहा है, तो फ्रिज में जीएसटी लगा है, लेकिन उसका यूज़ क्योंकि घर पे हो रहा है इसलिए उसका इनपुट मैं नहीं ले पाऊँगा। वही अगर फ्रिज का मैंने यूज़ किया होता किस में, अपने ऑफिस में, तो उसका इनपुट मिल जाता। पहली बात क्लियर। दूसरा, ऑन इनवर्ड सप्लाई यूज फॉर एग्जेम्प्ट गुड, याद रखना है एग्जेम्प्ट गुड। एग्जेम्प्ट गुड मतलब ऐसा कोई गुड्स जो हमने खरीदा जिस पे जीएसटी है ही नहीं। ऑन इनपुट सप्लाईज यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट गुड्स, मतलब देखो ध्यान समझो, इसको पढ़ना पड़ेगा, इंटरप्रेट गलत हो रहा है। व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन इज यूजिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर मेकिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट कैपिटलाइज। अब ध्यान समझो, देखो मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। अब यहाँ पे क्या है, मैं जो गुड्स बना रहा हूँ वो ऐसी गुड्स है जो एग्जेम्प्ट है, तो भले मैंने कोई गुड्स खरीदी उस पर टैक्स लगा है, तो जब आपकी आउटवर्ड ही एग्जेम्प्ट है तो उस पर लगे टैक्स का बेनिफिट आप कैसे लोगे, नहीं लोगे, नहीं मिलेगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट। आगे एक चीज़ लिखी हुई, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू सेज SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज काउंटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई, क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन गुड्स एंड सर्विस यूज फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई विल बी अवेलेबल। अब ये है प्रोविजन का एक्सेप्शन, नॉर्मली नहीं मिलता, लेकिन अगर आप अपना गुड्स कहाँ भेज रहे हो, SEZ में, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो एक्सपोर्ट एंड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू SEZ, उसको हम क्या मानते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड अगर उस पे लग गया, उस जगह भेजने पे लग गया गुड्स पे, तो उसका हमें उस जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये एग्जांपल आप कर लेना, डाउट है पूछ लेना। तीसरा, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस, देखिए क्या लिखा हुआ है, ITC इज नॉट अवेलेबल ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस, देयर आर फ्यू एक्सेप्शन। नॉर्मली कह रहा है कोई गाड़ी घोड़ा परचेज करोगे, अब यहाँ पे बिजनेस नहीं लिखा हुआ है, बिजनेस नॉन बिजनेस नहीं, नॉर्मली ही बोल रहा है गाड़ी घोड़ा परचेज करोगे इनपुट नहीं मिलेगा। लेकिन एग्जेम्पशंस क्या है, एक्सेप्शन क्या है, व्हेन मोटर व्हीकल एंड अदर कन्वेंस आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोवाइडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब ध्यान समझो, नॉर्मली गाड़ी घोड़े का इनपुट नहीं है, लेकिन उस गाड़ी घोड़े से आप सर्विस दोगे, जैसे मैकडी की डिलीवरी की गाड़ियाँ, या एम्बुलेंस हॉस्पिटल खरीद रहा है और उसका यूज़ क्या करेगा, हॉस्पिटल के काम में ही करेगा, मतलब हॉस्पिटल काम समझ रहे हो, हॉस्पिटल मेन उसका काम हॉस्पिटल में, तो उसका इनपुट मिलेगा क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ गया। ठीक है। दूसरा देखो, व्हेन मोटर व्हीकल अदर कन्वेंस आर यूज फॉर फर्दर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मतलब मैं टाटा कंपनी हूँ, मैंने गाड़ी खरीदी और मेरी टाटा की बसेस चलती हैं, कन्वेंस का काम होता है, उससे मैं क्या करता हूँ, पैसेंजर ढोता हूँ, उसका इनपुट मिलेगा। तीसरा, वेयर मोटर व्हीकल अदर कन्वेंस आर यूज फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ ड्राइविंग, फ्लाइंग, नेविगेटिंग अदर व्हीकल, अब मतलब मैंने जो गाड़ी खरीदी है उससे मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं ड्राइविंग सिखाता हूँ, तो मिलेगा। ये याद रखना है, नॉर्मल क्या है, नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो देख लो। ठीक है। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल, अच्छा ये वाला केस, मोटर व्हीकल
एंड अदर कन्वेंस आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी आ गया। इन वैसे तो इसको एक साथ लिख देना चाहिए था, बट यहाँ पे इन्होंने ये भी कवर कर दिया कि चाहे पैसेंजर की ढुलाई करो या सामान की ढुलाई करो तो आपको मिल जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर? अच्छा, फोर्थ में कवर कर रहा है, अभी तक क्या था हमारे पास, परचेज़ के ऊपर आ गया, परचेज़ ऑफ मोटर व्हीकल अदर कन्वेंस के ऊपर ये पॉइंट आ गए, ठीक है, परचेज़ ऑफ मोटर व्हीकल। अब हम फोर्थ पे आते हैं, ऑन सर्विसेज। ऑन सर्विसेज किन किन सर्विसेज पे नहीं मिलेगा, देखो, सच एज फूड एंड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, इन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनकी सर्विसेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट इसका मिलेगा, किसका, व्हेन दे आर यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोवाइडिंग द सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब अगर हमने जो सर्विस ली उसी सर्विस को आगे दिया तो मिल जाएगा। ये एक्सेप्शन में क्या लिखा है, दोबारा देखो, मिल जाएगा, एक्सेप्ट मिल जाएगा कब, व्हेन दे आर यूज इन इनपुट फॉर प्रोवाइडिंग सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जिस कैटेगरी गुड्स खरीदी थी, जो सर्विस ली थी, उसी कैटेगरी को आगे फॉरवर्ड किया। क्लियर? चौथा, कब नहीं मिलेगा, हम पढ़ क्या रहे हैं, कहाँ नहीं मिलेगा, उसके अंदर पॉइंट क्या आ जाते हैं, कहाँ मिलेगा। तो मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो आप मेंबरशिप वगैरह दिलवाते हो उस पर जीएसटी पे करते हो, नहीं मिलेगा। रेंट किया है आपने, रेंट पे ली है कैब, लाइफ इंश्योरेंस करवाया, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, उस पर जीएसटी लगी, नहीं मिलेगा। लेकिन मिल जाएगा एक्सेप्ट सर्विसेज में लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ, व्हेन दे आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ। कभी कभी बीमा कराना कंपनियों को ज़रूरी होता है, लॉ में लिखा हुआ है, तो अगर ज़रूरी बीमा था तब कराया तो जीएसटी लगा तो उसका इनपुट मिल जाएगा। When they are used as inputs for providing the same category of goods and services, क्या मतलब, when they are used, अब देखो ऊपर वाली बात फिर से आ गई, अगर मैंने कोई किराया भाड़ा या लाइफ इंश्योरेंस वगैरह कराया उस पर जीएसटी लगा, और व्हेन दे आर यूज्ड एज इनपुट फॉर प्रोवाइडिंग सेम कैटेगरी गुड्स, उसका बेनिफिट मिल जाएगा, उसका इनपुट मिल जाएगा। चाय पी ली, अच्छा लगा था। ट्रैवल बेनिफिट्स, 7th पॉइंट क्या कहता है, ट्रैवल बेनिफिट्स। देखो, ट्रैवल बेनिफिट्स में लिखा है, ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज़ ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। इसका बेनिफिट हम आपको नहीं देंगे। अगर एम्प्लॉई कहाँ घूम रहा है, फिर रहा है, तो उसका जीएसटी पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। नेक्स्ट, जीएसटी पेड ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज यूज इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऊपर भी हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी का पढ़ा था। अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे जीएसटी इनपुट है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, उसका मिल जाएगा, उसका इनपुट नहीं देंगे। लेकिन एक्सेप्ट आ गया, एक्सेप्ट आ क्या लिखा है, यानी इसका मिल जाएगा। व्हेन दे आर यूज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, मैंने लिया, पे किया, और उसको आगे मैं यूज़ करूँगा उस गुड्स एंड सर्विस का आगे की वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे, तो मिल जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, जो पीछे लिखा हुआ था। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या, एज पर समझाया हुआ है कि जीएसटी में प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या, मीन्स अपैरेटस, इक्विपमेंट, मशीनरी फिक्स ऑन अर्थ, कोई ऐसी चीज़ जो अर्थ से, ज़मीन से अटैच है। जैसे मान लो खंभा, ठीक है, जैसे पार्कों में जाते हो तो क्या लगी रहती है, वो बैठने की चेयर, उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं जा फिक्स टू अर्थ। बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चर सपोर्ट दैट आर यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ एंड इंक्लूड सच फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट बट एक्सक्लूड। यहाँ तक की चीज़ों को प्लांटर मशीनरी मानेंगे, लेकिन नीचे जो दिखा रहा है 3 चीज़ें, उसको प्लांटर मशीनरी नहीं मानेंगे, वो कहीं और कवर होगी। तो क्या नहीं होगी, लैंड, बिल्डिंग एंड एनी अदर सिविल स्ट्रक्चर को नहीं कवर करेंगे। टेली कम्युनिकेशन टावर, जो मैंने ऊपर बोला समझाने के लिए, टावर को स्पेशली मना किया गया है। और पाइप लाइन लेड आउटवर्ड फैक्ट्री प्रमाइसेस, जो फैक्ट्री प्रमाइसेस में जो पाइप लाइन आपने बिछा रखी है, चाहे भले वो अटैच है अर्थ से, उसको हम नहीं मानेंगे। यानी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्लांटर मशीनरी का नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। आगे कंपोजिशन स्कीम बताया था मैंने आपको। कंपोजिशन स्कीम है ही किसके लिए, कि आप टैक्स के जंजाल में मत पड़ो, आप जीएसटी के चक्कर मत पड़ो। कंपोजिशन स्कीम वाले क्या करते हैं, पूरे अपनी सेल का मिनिमम परसेंटेज जो भी गवर्नमेंट ने बताया उसको पे कर देते हैं। तो कंपोजिशन स्कीम अगर आपने ले रखी है तो आपको किसी भी इनपुट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अभी जो पढ़ाया था डाउट वही आ गया। अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो गुड्स एंड सर्विसेज जो लोगे उस पर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक्सेप्ट ऑन गुड्स इम्पोर्टेड बाय हिम।
अब चाहे भले वो एनआरआई है, अगर कोई गुड्स परचेज उसने इंपोर्ट करके ली है तो देंगे, तो देंगे उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट। पर्सनल कंजम्पशन पे नहीं मिलेगा। ऊपर भी आया था, यहाँ पे डिटेल से आ गया कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस पर्सनल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर कोई गुड्स स्टॉल हो गई, लॉस्ट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, या किसी प्रकार से आपने उसको डिसमेंटल कर दिया, या बाय वे ऑफ गिफ्ट और बाय फ्री सैंपल, उसको हम नहीं देंगे, उस पर लगा हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। 13 पॉइंट, एनी टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49, 129 74, 129, 130 ऑफ CGST एक्ट, दिस सेक्शन रिलेटेड टू असेसमेंट। ये मतलब असेसमेंट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में शायद असेसमेंट वाला प्रोविजन है नहीं, तो उसका बेनिफिट नहीं देंगे। एक एग्जांपल लिखा हुआ देखो, मिस्टर ए हैज़ डन टैक्स इवेजन, इन्होंने एक चेक की चोरी करी 20 लाख रुपए की, है ना, एंड द सेम इज कॉट बाय एवो, असेसिंग ऑफिसर ने पकड़ लिया, चोरी करी थी, ही शैल नॉट बी अलाउड टू यूज इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ दिस टैक्स। अब देखो, जब आपने कोई जाल फर्जी कर दी और आप पे असेसमेंट हुआ, असेसमेंट का मतलब होता है जब आप पे कोई केस वेस चलता है, अब उसका कोई इनपुट टैक्स होगा तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला, तो गलती करी क्यों थी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, स्टेट द प्रोविजन पर्टेनिंग टू मोड ऑफ क्लेमिंग ITC बाय बैंकिंग कंपनी। अगर आपको याद हो वैल्यूएशन वाला रूल, तो वैल्यूएशन ऑफ रूल में मैंने बैंकिंग कंपनी का बताया था ना आपको। अगर आप RBI है, मनी एक्सचेंजर का काम करते हैं, मनी एक्सचेंजर का काम करते हैं, तो RBI का रेफरेंस रेट वहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे बैंकिंग कंपनी के लिए ITC के लिए कुछ रूल्स बताए, वो आप देखो क्या लिखा हुआ है। Banking company or financial institution, including non-banking financial company, engage in supplying services by way of accepting deposit, extending loan or advances, shall have the following 2 options। अब देखो ध्यान से, जो भी फाइनेंस का काम कर रहा है, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे मुथूट फाइनेंस बैंक हो, दोनों कवर हो गया किसमें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मुथूट हो गया और आपका बैंकिंग कंपनी HDFC हो गया। तो इनको इनपुट कैसे मिलेगा, ये ऐसा क्या करते हैं, इस पर GST लगता होगा, है ना। और क्योंकि ये काम क्या कर रहे हैं, ये तो डिपॉजिट ले रहे हैं और लोन दे रहे हैं, तो कैसे इनको इनपुट मिलता होगा ये देखते हैं हम। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, पहला, कंप्लाई विद द प्रोविजन अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, दैट इज अवेल ऑफ ITC एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज एंड नॉट ऑन एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब ध्यान समझो, वैसे तो डिफरेंस हम लोगों को अभी समझना चाहिए डिटेल से, लेकिन इतना अभी समझेंगे जीरो रेट सप्लाई क्या है और टैक्सेबल सप्लाई क्या है और एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या है। देखो, टैक्सेबल सप्लाई का मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विस हम दे रहे हैं जिसमें GST लग रहा है, चाहे वो 5% लगे, 10% लगे, 20 लगे, 30 लगे। जीरो रेटेड क्या है, टैक्सेबल तो है लेकिन रेट क्या है, रेट क्या है GST का, उस पर जीरो है, यानी आगे आने वाले टाइम में उस पर रेट बढ़ाया जा सकता है, उसे बोलते हैं जीरो रेट सप्लाई। एक होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट का मतलब उस पर GST मना किया गया है, मतलब माफ़ किया गया कि भाई तेरे सेल परचेज में, जैसे मिल्क पे GST नहीं है, कभी आप खरीदो दूध का पैकेट उसमें GST नहीं लगता। तो यहाँ पे कह रहा है कि बैंकिंग कंपनी के लिए ITC किसको मिलेगा, उनको मिलेगा जो भी वो इनपुट लेते होंगे, टैक्सेबल सप्लाईज लेते होंगे, इंक्लूडिंग जीरो रेट लेते होंगे तो भी मिलेगा, एंड नॉट ऑन एग्जाम सप्लाई, बट एग्जाम सप्लाई पे नहीं मिलता है। दूसरा, अवेल ऑफ एवरी मंथ एन अमाउंट इक्वल्स टू 50% ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट कैपिटल गुड्स एंड इनपुट फॉर सर्विस इन द मंथ एंड द रेस्ट शैल लैप्स। देखो ध्यान समझो, हम क्या पढ़ रहे हैं, बैंकिंग कंपनी को इनपुट देने के 2 तरीके, या तो आप नॉर्मली इनपुट लो, 2 ऑप्शन दिए गए, दोनों जो आपको पसंद हो वो कर लो। नॉर्मली इनपुट लो, अवेल करो, पहला पॉइंट ये क्या था, अवेल करो ITC एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड जीरो सप्लाई। अगर ये स्कीम पसंद नहीं है तो आप ये स्कीम ले लो ना, दूसरी वाली ले लो। इसमें क्या लिखा हुआ है, अवेल ऑफ एवरी मंथ एन अमाउंट इक्वल टू 50% ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी आपका इनपुट टोटल बनेगा उसका 50% आप क्या ले लो, इनपुट ले लो, यानी ITC क्लेम कर लो इनपुट का, कैपिटल गुड्स का, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, इन दैट मंथ एंड रेस्ट सेल लैप्स, मतलब उसी महीने का 50% आप इनपुट ले लो, 50% के बाद जो बचेगा उसको लैप्स कर दो। प्रोवाइडेड दैट इफ ऑप्शन 2 एक्सरसाइज, लेकिन अगर आपने ऑप्शन 2 ले लिया, इट शैल नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल, मतलब अगर ऑप्शन 2 ले लिया तो ऑप्शन 2 ही लेना है। Provided further that restriction of 50% shall not apply to tax paid on supplies made by one registered person to another registered person having same PAN। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन डली हुई है, कंडीशन क्या डली हुई है, provided further that restriction of 50% shall not apply to the tax paid on supplies made by one registered person to other registered person having same PAN। मतलब ये क्या ड्रामा हो गया, अगर आप
एक रजिस्टर्ड पर्सन है और दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज कर रहे हैं, है ना, और आपका पेन सेम है। पेन सेम कब होता है जी, बताओ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% शैल नॉट अप्लाई टू द टैक्स पेड ऑन सप्लाईज मेड बाय वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अदर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग द सेम पेन। सेम पेन तब होता है जब आपका ब्रांच से इंटर ट्रांसफ़र होता है, तो हम पेन नंबर, तो उस केस में 50% रिस्ट्रिक्शन का केस अप्लाई नहीं है। एक HDFC बैंक दूसरे HDFC से सर्विस ले रहा है तो उसमें 50% केस एप्लीकेबल नहीं है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो अभी तक मैंने इसके ऊपर आपको पढ़ाया इनपुट क्या होता है, इनपुट सर्विस क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है। दोनों का हमें इनपुट मिलता है, दोनों का हमें इनपुट क्रेडिट मिलता है, दोनों का हमें GST जो हम पे करते हैं वो माफ़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है स्टेट द एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। कंडीशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इनपुट टैक्स लेने के लिए क्या करना पड़ता है ये बता दो सर। सबको मिलेगा क्या, नहीं। देखो किस किस को मिलेगा। पहला पॉइंट, all registered persons shall take credit of input tax admissible as per terms and conditions specified in section 49 of all goods and services supplied both used intended to be used in the course of furtherance of business and said amount shall be credited to ECL। ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन होता है आपका एक डेटा बैंक, उसको बोलते हैं ECL। मतलब क्या कह रहा है, जितने रजिस्टर्ड पर्सन हैं वो अपनी गुड्स एंड सप्लाईज पे इनपुट सर्विस का इन दी कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस में जो यूज़ कर रहे हैं उसका इनपुट लेंगे। मतलब पहली कंडीशन सिंपल ये है, रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। दूसरा, अच्छा इसके लिए, अच्छा देखो एक चैप्टर अलग से आएगा रिटर्न्स का, तो अभी रिटर्न्स के लिए हमें फॉर्म्स बार बार जो आएंगे उसको एक लुक में देखना, याद होता है गुड, नहीं तो कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट के लिए आपको कौन सी रिटर्न डालनी है, किस में आप मेंशन करते हो, फर्निश सच डिटेल इन फॉर्म GSTR 2। इनपुट क्रेडिट के लिए हम बताते हैं गवर्नमेंट को कि हमने इन चीज़ों का इनपुट लिया है, ये मेरे परचेजेज हैं, ये मेरी सर्विस जो मैंने ली हैं, इसका मैं इनपुट ले रहा हूँ, उसे GSTR 2 में डालेंगे। रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम क्रेडिट ओनली इफ़, ऊपर हमने पढ़ा रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट ले लेगा, और दूसरे पॉइंट में हम ये पढ़ रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा और क्या क्या होना पड़ेगा। तो पहला लिखा है इनवॉइस इशू होना चाहिए उसके पास, मतलब इनवॉइस का उसका प्रूफ होना चाहिए परचेज सेल का, रिसीव होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विस। तीसरा, उस इनवॉइस में टैक्स लगा होना चाहिए, मतलब जो सप्लाई उस गुड्स ने लिया उस पर टैक्स चार्ज होना चाहिए, सामने वाले ने चार्ज किया हो। अ पर्सन हैज़ फाइल्ड रिटर्न, जो ऊपर मैंने बताया, बिना रिटर्न फाइल कर रही थी। आप कैसे ले सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी रिटर्न आपको भरनी है, बताना है कि ये मेरी डिटेल है और मैं इसका इनपुट लूँगा, ठीक है। दूसरा, वेयर द गुड्स आर रिसीव इन इंस्टॉलमेंट और लॉट्स ITC शैल बी अवेलेबल इन द टाइम ऑफ रिसीविंग द फाइनल इंस्टॉलमेंट। कभी कभी क्या होता है, कोई गुड्स और सर्विस हम इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। जैसे मुझे आप कहते हो सर मुझे आप 1 साल पढ़ा दो, और मेरे सर साल में 3 सेमेस्टर होंगे, तीनों सेमेस्टर की फ़ीस मैं दे रहा हूँ, टुकड़ों में दूंगा और तीनों सेमेस्टर पढ़ा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विस में आपको पार्ट में दूंगा, टुकड़ों में दूंगा। या गुड्स हम कभी कभी लेते हैं पार्ट्स में लेते हैं, पहले जी इसका बेस आ गया, फिर बॉडी आ गई, फिर उसके डेकोरेशन का पार्ट आ गया। तो इंस्टॉलमेंट के लिए कह रहा है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फाइनल जब अमाउंट होगा तभी आप सारा इनपुट ले सकते हो, फाइनल इंस्टॉलमेंट। फोर्थ पॉइंट, रेसिपिएंट शैल मेक द पेमेंट टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस। रेसिपिएंट शैल मेक द पेमेंट टू द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज अलॉन्ग विद टैक्स पेबल within 180 days from the date of invoice, otherwise the ITC taken shall be added to his output tax liability with interest. Furnish such detail in form GSTR 2. Same ITC can be claimed after the payment of suppliers along with the tax payable thereon. अब इसको ध्यान समझो पहले क्या लिखा हुआ है। रेसिपिएंट जो होगा, जिसको हमने सामान दिया है, यानी जिसने गुड्स एंड सर्विस ली है, तो रेसिपिएंट शैल मेक द पेमेंट टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ब्रैकेट वाले को छोड़ दो, अभी क्या लिखा, ब्रैकेट को छोड़ के पढ़ो अभी। रेसिपिएंट शैल मेक द पेमेंट टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस अलॉन्ग विद टैक्स पेबल विद इन 180 डेज। जिसको हमने सर्विस दी है भैया, उससे हम बोल रहे हैं कि भाई हमें 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देना, यानी मैक्सिमम इनवॉइस इशू करके सर्विस लेने के 180 दिन बाद पेमेंट कर देना, है ना। अदरवाइज द ITC टेकन शैल बी एडेड टू हिज आउटपुट लायबिलिटी। आपने क्या किया, काम कर दिया, सेल कर दी, ठीक है ना, और भले पेमेंट नहीं हुई, आपको इनपुट टैक्स क्लेम का राइट है, लेकिन अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं हुई, टैक्स पेबल विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस,
तो फिर क्या होगा, आपकी आउटपुट लायबिलिटी में जुड़ जाएगा वो, मतलब टैक्स देना पड़ जाएगा, उसको देना पड़ेगा आपको जबकि वो लगा है। ठीक है। रूल 2 क्या कहता है, देखो जरा, रूल 2 प्रोवाइड दैट सच आईटीसी शैल बी एडेड टू आउटपुट लायबिलिटी फॉर मंथ आफ्टर द पासिंग वैलिडिटी, मतलब जैसे ही डेट्स खत्म हुए अगले मंथ अगले पीरियड में वो आपका आईटीसी ऐड हो जाएगा आपकी आउटपुट लायबिलिटी में। रजिस्टर्ड पर्सन नीड टू पे इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 50 ऑफ द एक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग आईटीसी टू द डेट ऑफ एडिंग। अब देखो गलती से ले लिया, मतलब 182 का वायलेशन कर दिया तो इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाएगा आपकी लायबिलिटी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। वेयर द तीसरा पॉइंट, सॉरी 5th पॉइंट देख रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऊपर जाओ वापस जाओ, कब कब किस किस कंडीशन में इनपुट मिलेगा। 5th कंडीशन क्या है, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी, आईटीसी शैल बी डिनाइड ऑन सेड टैक्स कंपोनेंट। क्या लिखा हुआ है, वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ क्लेम डेप्रीसिएशन, ले लिया आपने डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया, असेट्स पे हम लेते ही हैं, क्लेम करते हैं डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट ऑन टैक्स कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड प्लांट एंड मशीनरी, आईटीसी शैल बी डिनाइड ऑन द सेड टैक्स कंपोनेंट। मतलब डेप्रीसिएशन अगर आपने ले लिया तो ग्रॉस वैल्यू पे आईटीसी क्यों ले रहे हो, समझ में आई बात। 1 लाख की मशीन ली, डेप्रीसिएशन क्लेम कर लिया तो रिमेनिंग वाले का इनपुट लेंगे ना, रिमेनिंग प्रोपोर्शनेट वाला, ग्रॉस पे क्यों ले लिया, ये बोल रहा है। ठीक है। 6th पॉइंट, आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड, ध्यान से पढ़ो, आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑन विच इनवॉइस डेबिट नोट रिलीज फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। बात बिल्कुल सही है, रिटर्न के बाद थोड़ा ना क्लेम कर पाओगे, तो भैया इनपुट ले लो, बशर्ते टाइमली रिटर्न फाइल करते रहो। रिटर्न मतलब मैं बताता, जानकारी गवर्नमेंट को देनी है कि इस महीने मैंने इतना काम किया, इस क्वार्टर मैंने इतना काम किया। ठीक है। तो ये छोटी छोटी कंडीशन आपको याद रखनी है और ये याद हो जाएगी, एक बार पूरा इसको आराम से पढ़ लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा, कंडीशन क्या है। ठीक है। चलो जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे। यहाँ से हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो इसका हम डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। इतना आप पढ़ के रिवाइज करो, कोई डाउट आता है पूछो, ठीक है ना, और रीडिंग फुल करनी है, फुल, कोई एक्सक्यूज नहीं इसमें, राइट। बाय।